Good morning, everyone. I, Dr. Nilima Goswami from SAGE Group. Today, I'm going to start the new topic, that is posology. So, that posology is derived from the Greek word from posos and logos. Posos means how much and logos means science. So that means कि जो आपको मेडिसिन है उसको कितना लेना है, that is known as posology. So that posology derived from Greek word posos and logos. That posology is a branch of medicine or pharmacy that dealing with the doses of medicines. And what are the doses? Doses is the quantitative amount administered or taken by a patient for intended medicinal effects. Then what are the factors that affect the drug dosage form? So the idea being to produce the optimum therapeutic effect of the particular patient with the lowest possible dose. So the familiar bell-shaped curve shows that bell-shaped curve means कि अगर हम assume करते हैं कि मैंने किसी drug दिया है तो at particular time and particular concentration body में कितना available होगा. तो यहाँ पे हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं. that lower line is minimum therapeutic concentration and this one is maximum effective concentration. और इसके ये जो मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है उसके और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में ये जो गैप है हमारा, मतलब जो बीच में रीजन है, जो विंडो है, that is known as therapeutic window, that is called therapeutic window. ठीक है, तो अब हमारा जो ग्राफ आता है, जो हम ड्रग लिया, सब मैंने ड्रग लिया और वो धीरे धीरे इफेक्ट हुआ, तो इस कंसंट्रेशन के बाद जैसे ये ग्राफ इसके नीचे है दैट मीन्स कि उसका कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है. जैसे ही वो इस कंसंट्रेशन इस लाइन को क्रॉस करता है तो इट शोज इस थेरेपेटिक एक्टिविटी और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा एंड देन कम्स ये नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो इसको हम बोल रहे हैं दैट इज बेल शेप कर्व. क्योंकि ये यहाँ तक रहेगा, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो इट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट. तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ तक जाता है, फिर ये डिक्लाइन फेज में आने लगता है. यहाँ पर इसका मतलब ये यहाँ इसके बाद ये ग्राफ की कोई एक्टिविटी नहीं होगी या कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट डोज देना है. तो नेक्स्ट डोज फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा. तो ये डोजिंग इंटरवल्स हम यहाँ पे जो ये यहाँ पे बार बार जो डोज देते हैं दैट इज नोन एज डोजिंग इंटरवल्स. तो हम ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि the familiar bell-shaped curve, so that bell-shaped curve is that. So in the normal distribution of patient, a drug's usual dose will provide an average effect in the majority of individuals, जिसको हम बोलते हैं adult dose. Normally हमें calculation की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स में उसको कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम है या फिर कुछ सेंसिटिव पेशेंट है, तो इन दैट केस या वो उसको पर्टिकुलर ड्रग से वो रेजिस्टेंट है, तो इस टाइप के केसेस में हमें कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग की डोजिंग को अफेक्ट करते हैं. देन इन अ पोर्शन ऑफ पेशेंट द ड्रग विल प्रोड्यूस लिटिल इफेक्ट. दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स आर रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर डोज या पर्टिकुलर ड्रग. इन अनदर ग्रुप of similar size the drug will produce an effect greater than the average. These are the sensitive individuals. तो हमारे पास तीन टाइप, मतलब 3 टाइप्स के पेशेंट्स हैं. पहला पेशेंट हम ये बोलते हैं कि नॉर्मल में यूजुअल डोज में नॉर्मल इफेक्ट आता है. सेकंड में दे आर रेजिस्टेंट, तो हम जितना हायर डोज देते हैं तो भी उसके ऊपर वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं आता है. और यहाँ पे एक इफेक्ट है जो सेंसिटिव इंडिविजुअल है जिसको हम बोल रहे हैं, जहाँ पे सेम जो साइज है जो हमने यहाँ पे दिया था वो साइज के साथ में यहाँ पे एवरेज उसका इफेक्ट जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है. So the drug usual dose would be starter dose for an individual taking the drug for the first time. Then the physician may increase increase or decrease subsequent doses to meet the requirement of his patient. तो ये physician जो है वो जो सबसे lowest dose है, suppose
अगर कोई हम जो भी हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं उसका मिनिमम डोज 250 mg है एंड मैक्सिमम डोज इज 1000 mg सपोज, तो हम उसका मिनिमम डोज से इफेक्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। अगर मिनिमम डोज पे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है देन विल गोज टू नेक्स्ट 500 देन 1000। तो ये हम ये करते हैं। लेकिन अगर इसको इस जो हमारा सेकंड वाला टाइप था, अगर इस केस में भी आपको ये पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो यू शुड चेंज द थेरेपी। जो उसकी थेरेपी है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, तो देन then major factors that affect the dosage form, number one is age. First factor is age that will affect the drug dosage. तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रग जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम देना होता है, तो उस केस में हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स दैट मींस पीडियाट्रिक्स आर एबनॉर्मली सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग्स बिकॉज ऑफ द इमेच्योर स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड रीनल फंक्शन। दैट मींस उनका किडनी और लिवर जो है, किडनी लिवर सब जो थोड़ा डेवलपिंग स्टेज में है, तो वो उस ड्रग को उस हिसाब से उसका रिस्पॉन्ड नहीं, यानी कि उनका जो एडीएमई है, एडीएमई दैट मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो आप ये जो ड्रग है इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे डोज अलग इफेक्ट आएगा, तो उस केस में हम वहाँ पे डोज को कैलकुलेट करके देते हैं। देन by which the drug are inactivated and eliminated from the body. Failure to detoxify and eliminate drug result in their accumulation in the tissues to the toxic levels. तो अगर बॉडी में वो प्रॉपर एलिमिनेट, बॉडी से वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में हो सकता है वो बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाए, जिसकी वजह से वहां पे पर्टिकुलर टॉक्सिक लेवल जो है वो आ सकता है। देन ये हम बात कर रहे थे पीडियाट्रिक की। देन कम्स टू एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट मीन जीरियाट्रिक पेशेंट दैट डिक्लाइन इन रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन। यहाँ पे उनका जो इमेच्योर है, जो सिस्टम है हेपेटिक एंड रीनल सिस्टम इज इमेच्योर इन केस ऑफ, अब उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, अब वो इमेच्योर नहीं है बट दैट आर वीक, so it may slow drug clearance and increase the possibility of drug accumulation in the body and subsequent toxicity. Elderly individuals may also respond abnormally to the usual amount of the drug because of changes in drug receptors sensitivity or because of age related alteration in target tissue and organs. तो अगर एल्डरली पेशेंट है तो भी हमें डोज कैलकुलेट करके देना है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं तो भी हमें कैलकुलेट करके देना है, क्योंकि दोनों के केस में ये जो एडीएमई है दैट विल अफेक्ट। तो ये फॉर्मूला है। अगर एज पीडियाट्रिक के लिए जिसको हमने बोला था पोस्टोलॉजी, तो किस केस में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट वन इज वेरियस रूल्स ऑफ डोसेज फॉर्म इन विच द पीडियाट्रिक डोज वाज अ फ्रैक्शन ऑफ एडल्ट डोज। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो एडल्ट डोज गिवन है, ठीक है। तो अब हमें पेशेंट का यानी कि पीडियाट्रिक पेशेंट जो है उसके लिए डोज कैलकुलेट करनी है, और आपको उस पेशेंट का एज पता है, दैट एज शुड बी इन ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि एज ईयर्स में होना चाहिए, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगता है दैट फॉर्मूला इज नोन एज यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला, दैट यंग्स फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन एज। फॉर्मूला इज डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एडल्ट डोज into age divided by age plus 12। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, हमारा फॉर्म न्यूमेरिकल है फॉर द कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 2 year ऑफ एज और ओल्डर। तो यहाँ पर हम सपोज आपको जो एज दिया हुआ है वो एज दिया हुआ है 6 years, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 12, तो जो भी आपका यहाँ पे डोज आएगा वो डोज आपका डोज ऑफ child होगा। Then second formula is Cowling's formula. That Cowling's formula is for the calculating doses for children for 2 years of age or older। यहाँ पे हम Young's formula भी यूज कर रहे थे और Cowling's formula भी यूज कर रहे हैं। तो Cowling's formula is dose for a child
is equal to adult dose into age at next birthday in years, ओके, डिवाइडेड बाय 24। तो ये हो गया हमारा काउलिंग्स फॉर्मूला। इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12, तो ये हमारा यंग्स फॉर्मूला था। देन काउलिंग्स फॉर्मूला, एज एट द नेक्स्ट बर्थडे इन इयर्स डिवाइड बाय 24। Then next comes to the Freud's formula, Freud rules for infants। ये यूज किया जाता है for the calculating doses for the infants younger than 1 year of age। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर आपके पास एज ईयर में नहीं है, मंथ्स में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्राइड फॉर्मूला। अगर हमारे पास ईयर्स में है तो काउलिंग और हम यंग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर एज जो है वो मंथ्स में है तो हम फ्राइड फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्राइड फॉर्मूला इज डोज फॉर इन्फेंट इज इक्वल टू एडल्ट डोज मल्टीप्लाई बाय एज इन मंथ्स डिवाइड बाय 150। ठीक, तो ये हो गया हमारा फ्राइड फॉर्मूला। देन अभी जो हमने फैक्टर बताए थे, तो पहला फैक्टर था हमारा एज, और अगर एज फैक्टर है तो उस एज के केस में हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए हैं। फर्स्ट वन इज यंग, सेकंड वन इज काउलिंग एंड थर्ड वन इज फ्राइड फॉर्मूला। देन कम्स टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज बॉडी वेट। बॉडी वेट तो ऑफिशियल अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल अगर हम एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट लेते हैं तो स्टैंडर्ड बॉडी वेट इज 70 kgs। ठीक है, अब 70 kgs के रेफरेंस में हम बात करते हैं, तो the official usual dose for a drug are considered is 70 kgs or 150 pounds। The ratio between the amount of drug administered and the size of the body influences the drug concentration at the site of action। क्योंकि जब हमारा ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और उसके बाद वो मेटाबोलाइज होकर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है या टिश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है या साइट ऑफ एक्शन पे फर्क इफेक्ट आ सकता है। देयरफॉर द ड्रग डोसेज में रिक्वायर एडजस्टमेंट फ्रॉम द यूजुअल एडल्ट डोज फॉर एबनॉर्मली लीन और ओबेस पेशेंट। सपोज अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा पतला है या बहुत ज्यादा मोटा है, तो उस केस में हम बॉडी वेट को कंसीडर करते हैं। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ड्रग डोसेज फॉर चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट इज मोर डिपेंडेबल देन दैट द बेस्ड ऑन एज। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है हमारा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्लैक फॉर्मूला। क्लैक्स फॉर्मूला इज डोज फॉर अ चाइल्ड इज इक्वल टू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय वेट इन एलबीज। यहाँ पे हम एलबीज की बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे केजीज में नहीं है, एलबी में लिया है फॉर्मूला। डिवाइड बाय 150 और 150 इज द, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्या बताया था कि एवरेज वेट ऑफ एडल्ट इज 150। हमने लास्ट क्लास में लास्ट स्लाइड में हमने बताया था ना कि जो हमारा नॉर्मल वेट है in kgs is 70 kgs and in pound is 150 lbs। तो lbs के केस में हमने यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में रखा है वो रखा है 150। तो फॉर्मूला हो गया हमारा वेट इन lbs, यानी कि यहाँ पे आपको जो चाइल्ड है उसका, पेशेंट है उसका वेट जो है आपको पता होना चाहिए, दैट शुड वेट इन। अगर आपके पास वेट केजी में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा lbs में, क्योंकि आपने यहाँ पे 150 रखा हुआ है। देन next formula is next factor is body surface area। that body surface area is क्योंकि अगर वेट बढ़ जाता है या सरफेस एरिया उसका बढ़ता है थोड़ा और वो ओबेस पेशेंट है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उस केस में भी आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्लोज रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फोर्सेस एंड द BSA, that is body surface area। The total surface area of individual may be determined from nomogram composed of scale of height, weight and surface area. Two such nomograms are presented, one for adult and one for children. The surface area is indicated where a straight line drawn to connect the height and weight of an individual intersect the surface area column। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज फॉर बॉडी सरफेस एरिया
के लिए है। यहाँ पे इस फॉर्मूले का कोई नाम मतलब पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बट दैट फॉर्मूला इज नोन एज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ अ चाइल्ड is equal to adult dose into body surface area of a child in meter square divided by 1.753 meter square। ये जो 1.573 है that is average adult body surface area। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो 1.753 मीटर स्क्वायर इज फॉर एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। देन एक यहाँ पे हमारा दूसरा डोज पर मीटर स्क्वायर इनटू BSA ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला ये भी पुट कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको डोज पर मीटर स्क्वायर के उसमें आपको अगर पता है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमारे पास अगर ये वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। एडल्ट डोज आपको मालूम है, बॉडी सरफेस एरिया आपको पता है, और ये वैल्यू हमें गिवन पता है 1.73, तो हम उससे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे 3 फैक्टर हुए हैं अभी। फर्स्ट फैक्टर इज एज। एज के अकॉर्डिंग हमने किया और जिसमें हमारा यंग स्काउलिंग फॉर्मूला आया था। सेकंड वन इज वेट एंड थर्ड वन इज बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अभी 3 फैक्टर हो गए हैं। देन नेक्स्ट वन इज सेक्स। तो इसमें जेंडर भी मैटर करता है, वेदर जेंडर इज मेल और फीमेल। देन बिकॉज द वुमेन्स आर मोर ससेप्टेबल टू अफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स देन मेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर should use medication only with the advice and under the guidance of their physicians। ठीक है, क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उनको वो विदाउट एनी एडवाइस कोई भी ड्रग नहीं लेते हैं। देन फॉर एग्जांपल ड्रग्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मैटरनल टू द फीटल सर्कुलेशन, यानी कि जो भी ड्रग मैटरनल से फीटल सर्कुलेशन तक मूव करती हैं, नॉर्मली उन ड्रग्स को पर्टिकुलर फिजिशियन की एडवाइस के साथ ही लिया जाता है। For example, alcohol, anesthetic gases, barbiturates, anticoagulants, etc. Because of the undeveloped drug detoxification and excretion mechanism present in the fetus, concentration of drug may reach to the higher level in the fetus that in maternal circulation. That means कि जो मदर के अंदर सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो अगर फीटस के अंदर जाता है तो माइट भी वहां पे उसको टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और वो फीटस के अंदर हायर लेवल तक जा सकता है, जिसका एडवर्स इफेक्ट फीटस के ऊपर हो सकता है। तो उस केसेस में हम यहाँ पे जो ड्रग लेते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर फिजिशियन की कंसल्ट से ही हम वो ड्रग को यूज करते हैं। तो हमारा फोर्थ फैक्टर इज जेंडर। Then the transfer of drug from the mother to the nursing infant through human milk may occur with various drugs with the drug effects become manifest in the infant। और अगर lactating mothers हैं तो उस केस में भी हमें ये देखना है कि वो ड्रग जो है वो लैक्टेशन के थ्रू बेबी के अंदर, बेबी में तो नहीं जा रहा है, अगर वो बेबी में जा रहा है तो वो वहां पे भी वो उसका अपना इफेक्ट शो करेगा, दैट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर इज पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट मीन्स कि अगर उसको किसी भी जो इंडिविजुअल है उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज है या उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई जेनेटिक डिजीज है या कोई भी उसका पैथोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम ड्रग की डोसेज फॉर्म को जो है इन पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स मे बी मॉडिफाइड बाय द पैथोलॉजिकल कंडीशन फॉर द पेशेंट एंड मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द डोज। तो अगर उसकी कोई पैथोलॉजिकल, सपोज कोई पेशेंट है उसका हेपेटिक फेलियर हुआ है उसको, इन केस ऑफ हेपेटिक फेलियर तो आपको उसको डोज उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अगर उसका रीनल फेलियर है तो आपको ड्रग उसी हिसाब से देना पड़ेगा। सपोज वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक है तो आपको डोज उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देना पड़ेगा। तो जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं दैट शुड द मेन फैक्टर दैट विल अफेक्ट द ड्रग डोसेज। देन वार्निंग एंड प्रिकॉशंस आर यूज्ड इन द ड्रग लेबलिंग। ये भी आपने देखा होगा
कि जो हम ड्रग्स के ऊपर जो हमारे लेबल होते हैं उस पर मेंशन होता है कि ये लैक्टेटिंग मदर को नहीं लेना है, ये प्रेग्नेंट को नहीं लेना है, ये हार्ट पेशेंट्स को नहीं लेना है, ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना है, इस टाइप की कुछ वार्निंग्स भी अपने लेबल के ऊपर क्लेम करते हैं। तो क्यों? बिकॉज ऑफ टू अलर्ट द फिजिशियन to certain restriction in the use of a particular drug. Then in case of pathological condition, जो main precautions हम लोग लेते हैं, precaution is used to advise the prescriber of some possible problems attendant with the use of drug. It is less restrictive than warning. For example, the use of tetracycline antibiotic may result in overgrowth of fungi. In such a case, the physician may prescribe the alternative drug. And the warning is, it is used when the potential for patient harm is greater than in instance in which the precaution is used. So, if the tetracycline is used in the presence of renal impairment, it may lead to accumulation of the drug and possible liver toxicity. So lower than the usual doses are indicated. If therapy is prolonged, then blood serum levels of the drug should be taken and the patient monitored at regular intervals to ensure the maintenance of non-toxic level of the drugs. Okay, तो that means कि अगर आप ड्रग ले रहे हैं और उसकी आप लीवर जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इम्पेयरमेंट या वो करना पड़ता है कि आप कैसे उसको ब्लड सीरम में कितना प्रेजेंट रहेगा, उसके हिसाब से हम ड्रग को वो करते हैं कि आपको ड्रग डोज को किस उसमें लेना है, क्योंकि हमें आपको उसको मेंटेन करना है जिससे वो उसके टॉक्सिक लेवल तक ना पहुंचे. Then what are the contraindication? A term that used to indicate an absolute prohibition to the use of drug in the presence of certain state conditions. It is most restrictive to the warning which limits the use of drug. अगर सपोज आप कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसके साथ में दूसरा मेडिसिन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे पर्टिकुलर लिखा जाता है that drug is particularly prohibited with that drug. तो ये हमें यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन मेंशन करना होता है और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो हमारे लीफलेट में भी मेंशन होते हैं. Then third factor is tolerance. अगर हम उस ड्रग को बहुत ही लंबे समय तक ले रहे हैं तो माइट भी हमारी बॉडी में उसका टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है. तो the ability of endure the influence of the drug, particularly when acquired by continued use of the substance, that known as tolerance. For example, antihistaminics and narcotic analgesics, अगर हम इनको लंबे समय तक लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट में टॉलरेंस हो जाता है. तो उस पर्टिकुलर डोज पर, यानी कि उस पर्टिकुलर डोज पर हमें उसका कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं होता है. तो या तो हम थोड़े दिन के लिए इस थेरेपी को रोक दें या अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर लें. Normal sensitivity may be regained by suspending the drug administration for a period of time. कि जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन के लिए उसको रोक दें. The development of tolerance can be minimized by initiating the therapy with the lowest effective dose. जब भी आप डोज स्टार्ट करें उसको लोवेस्ट डोज से ही स्टार्ट करें और ज्यादा लंबे समय तक उसको लेने के लिए अवॉइड किया जाए. Then seventh factor is drug interaction. ड्रग इंटरेक्शन मीन्स कि अगर आपने कोई भी दो ड्रग लिए हैं, उन ड्रग के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इंटरेक्शन में बी बेनिफिशियल, और ये इंटरेक्शन कई बार हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होता है. तो हम दोनों केस में देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन में बी केमिकली और फिजिकली इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स, या फिर अल्टरेशन ऑफ ये जो ड्रग है ये जो बॉडी में जो एडीएमई है उस एडीएमई को भी वो चेंज कर सकता है. तो अल्टरेशन इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पैटर्न्स ऑफ वन ऑफ द ड्रग. जैसे मैंने यहाँ पे सपोज एक ड्रग दिया और ये मैंने बी ड्रग दिया, तो माइट बी ये ए ड्रग इस वाले जो बी ड्रग है ये ए ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा,
या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसके एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ा भी सकता है। तो अगर ये इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर रहा है तो आपको इट मीन्स कि ये ए ड्रग अगर ये दोनों साथ में देना जरूरी है तो आपको इसकी डोज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसको रिड्यूस कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको अगर इसको, ये हमने बताया था ना कि थेरेपेटिक लेवल, अगर आपको इसको इस विंडो तक पहुंचाना है तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बी ड्रग इस ए ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको उसकी डोज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो फिर ये डोज जो है क्रॉस होकर के ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में बी बेनिफिशियल। ठीक है, मतलब बेनिफिशियल भी हो सकता है या फिर डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, वो उसको डिक्रीज भी कर सकता है। तो बेनिफिशियल में एग्जांपल है प्रोबेनेसिड कॉज प्रोलोंगेशन ऑफ पेनिसिलिन सीरम लेवल्स एज इट डिक्रीज इट्स रीनल एक्सक्रीशन, सो रिडक्शन इन पेनिसिलिन डोज इज रिक्वायर्ड। अगर आप प्रोबेनेसिड के साथ पेनिसिलिन दे रहे हैं तो वो पेनिसिलिन को के एक्शन को इंक्रीज करता है, तो हम उस केस में पेनिसिलिन के डोज को कम कर सकते हैं, और या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो उसको देने की फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को भी हम कम कर सकते हैं। देन सेकेंड इज अगर उसका इफेक्ट जो है वो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है इन केस, तो फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन कैन कंबाइन विद मेटल आयंस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो इन द जीआईटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो इस केस में या फिर एंटासिड्स भी लेते हैं तो भी सेम टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी को कम करता है। तो या तो हम टेट्रासाइक्लिन उसके साथ में ले ही नहीं ले ना ले, और अगर लेते भी हैं तो फिर एक दोनों के बीच में एक फ्रिक्वेंसी इंटरवल बना दिया जाए कि अभी हमने टेट्रासाइक्लिन लिया है तो उसके जब उसका थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ये दूसरी चीजें लें। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो टेट्रासाइक्लिन के एडमिशन को अवॉइड कर दिया जाए या फिर गिव अल्टरनेटिवली अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट शेड्यूल, आप उसको अल्टरनेटिवली ले सकते हैं। देन in certain calcium containing foods, for example milk, cheese and another dairy products are also restricted during the administration of tetracycline. For example, diabetic patient who smoke heavily may require insulin dosage 1/3 higher than the normal. ठीक है, अगर इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स अगर वो स्मोक करता है तो उस केस में जो इंसुलिन की डोज है वो भी बढ़ जाएगी। Smoking induced peripheral vasoconstriction reduce the rate of insulin absorption following subcutaneous absorption. तो ये अभी हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े। एज है जिसमें हमने पहला देखा था एज, दूसरा है हमारा बॉडी वेट, देन बॉडी सरफेस एरिया, देन जेंडर, देन पैथोलॉजिकल स्टेट, देन टॉलरेंस, देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो ये हमने अभी कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं। देन जो नेक्स्ट फैक्टर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्ट्रेंथ बहुत कम थी। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ अब।